सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि पूरा माहौल धुंध से भरा हुआ था और मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत आ रही थी, मुझे खांसी भी शुरू हो गई। बच्चे की कभी चिंता होती है, जैसे बच्चे को बाहर लाते हैं, पोल्यूशन की बात करी जाए, बच्चे की भी चिंता होती होगी? चिंता तो बहुत होती है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। तो ये है हाल दिल्ली एनसीआर का, दिल्ली के आसपास के इलाकों का, आगरा का। ताजमहल ऐसे धुंध की चादर में छुपा हुआ है कि देखना मुश्किल है। ये हाल दिल्ली की तमाम इमारतों का भी हो रहा है, नोएडा की इमारतों का हो रहा है। दिवाली के गुजरे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जो पटाखे चले उसका असर दिल्ली एनसीआर की हवा पर छाया रहा और असर पराली जलने का भी रहा, क्योंकि इसी दौरान वो भी घटना बढ़ती जाती है। हवा की गुणवत्ता मापने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक ज्यादातर जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक के स्तर पे रही, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई जगह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 से 1000 पॉइंट तक पहुंच गया और ऐसे में कोरोना से ठीक हुए जो मरीज हैं उन पर ज्यादा असर देखा गया, क्योंकि सांस लेने में पहले ही दिक्कत रहती है और कई लोगों को सांस लेने में बढ़ी इससे तकलीफ और ज्यादा बढ़ती गई। इस प्रदूषण पर पराली का जलना और भी खतरनाक बना रहा, क्योंकि पराली जलने की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर आप पिछले 6 दिनों की बात देखें, यानी कि 1 नवंबर से ही 6 नवंबर तक की बात देखें, तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़े हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि 1 नवंबर को क्या हाल था और कैसे इसका असर हुआ AQI पर। तो जो पराली जलाने के मामले हैं वो 1 नवंबर को 2077 पे थे और वहां से बढ़कर वो जो 4369 तक आ गए 6 नवंबर को। और इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का कैसे खराब होता गया, 281 से ये बढ़कर 437 पर पहुंच गया। तो इसी दौरान दिवाली आई, पटाखे चले तमाम रोक के बावजूद, और असर यह है कि अब तक धुंध की चादर छाई हुई है। तो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस पर एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग की है कि पराली जलाने के मामलों से निपटने के लिए दिल्ली और उसके आसपास के राज्य, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनमें एक मीटिंग होनी चाहिए। आपको सुनाते हैं क्या कहा गोपाल राय ने। और आज भी प्रदूषण का स्तर अगर काफी खतरनाक स्थिति में है तो उसका कारण क्या है? अभी जो सारे आंकड़े हमने एनालाइज किए हैं उसमें इस बात को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले 5-6 दिनों में लगातार पराली की स्थिति बढ़ी है। दिवाली के दिन उसमें जंप हुआ और साथ साथ जो पटाखे यहाँ छोड़े गए उन दोनों ने मिलकर के हवा की स्थिति को खतरनाक बनाया है। इसलिए आज अभी हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बुलाई जाए और तत्काल इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके इमरजेंसी मेजर्स को जो है तत्काल डिसाइड करके और उसको एक्ट किया जाए। तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात हो रही है। इधर मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो नियम है उनका उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान जिस तरह के नियम का पालन किया जाता है और साथ साथ 114 वाटर टैंकर्स भी तैनात किए गए हैं, ताकि जो धूल है जिसका बहुत बड़ा हाथ रहता है प्रदूषण को बढ़ाने में, वो उसको कम किया जा सके। तो प्रदूषण की वजह से बुरा हाल आगरा का भी है। स्मॉग की वजह से ताजमहल नजरों से ओझल हो रहा है और आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है। ये भी बात है कि इस हर साल इसी मौसम में इस पर फिक्र बढ़ती है, इस पर हम भी चर्चा करते हैं। और जब प्रदूषण नजर आने लगता है, क्योंकि आपको वो धुंध की चादर दिखती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है, लेकिन इससे निपटने के क्या उपाय हैं, हम साल भर इस पर क्या करते हैं, सरकारों द्वारा इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं या किस तरह के इसके ऊपर क्या प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, बड़ा पैनल है खास मेहमानों का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा, हमारे साथ जुड़ी हैं पर्यावरणविद भावरीन कंधारी,
आसिफ भामला पर्यावरणविद, अनिकेत गुप्ता जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और इन्हें इस साल 2020 का डायना पुरस्कार भी मिला है, जॉयता बसु निदेशक हैं डॉक्टर्स हब, और बोधिस्तव मुखर्जी जो IT कर्मचारी हैं और उन हजार लोगों में हैं जो इस प्रदूषण के असर को यहाँ पर जीने के लिए या झेलने के लिए मजबूर हैं। राघव, आपसे शुरुआत। इस वक्त हमने सुना कि मंत्री गोपाल राय ये कह रहे हैं कि एक इमरजेंसी मीटिंग की बात की गई है, ये प्रस्ताव रखा गया चिट्ठी लेकर केंद्र सरकार के सामने। इस तरह की जो मीटिंग है ये, राघव, मैं भी आपके साथ ये चर्चा हर साल करती आई हूं इसी मौसम में कि प्रदूषण बढ़ा, दिवाली है, पराली जलेगी, पर यह है कि ये तो पहले भी पता था, तो इसके पहले क्या कोई कदम उठाए गए थे कि आसपास के राज्यों से मिलकर हम पराली के ऊपर क्या कर सकते हैं? पराली तो इस मौसम में ऐसे जलती है, दिवाली भी आती है और तमाम बैन के बावजूद इस बार तो पटाखे भी बहुत चले। देखिए नगमा जी, ऐसा है कि वायु प्रदूषण एक उत्तर भारत का विषय है जो आपने बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य में दिखाया। अक्सर हम देखते हैं कि इस मौसम में हम ऐसे बात करते हैं जैसे वायु प्रदूषण से केवल पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है जो प्रभावित है, उस राज्य का नाम है दिल्ली, जो सच नहीं है क्योंकि ये एक उत्तर भारत का विषय है। आपने दिखाया कि आगरा में ताजमहल तक नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि वाराणसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ का आप अगर AQI उठाकर देखें तो दिल्ली से कहीं बदतर है। जहां तक दिल्ली की बात हमने करी नगमा जी, दिल्ली सरकार ने पराली के मुद्दे को उठाया और एक बहुत अच्छा समाधान दिल्ली की सरकार लेकर आई जो किसान हित में है, सरकारों के हित में है और वातावरण के हित में है। वो है बायो डिकम्पोजर स्प्रे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जितने भी किसान हैं उन सबको बायो डिकम्पोजर स्प्रे मात्र ₹0 पर यानी कि मुफ्त में उपलब्ध कराया और दिल्ली में लगभग 4500 एकड़ पर इसका स्प्रे कर हमने दिल्ली के अंदर जो पराली जलती थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जब ये स्प्रे किया जाता है जो पराली होती है वो किसान की खाद में तब्दील हो जाती है तो किसान भी खुश हो जाता है क्योंकि जब बेचारा किसान पराली जलाता है तो सबसे ज्यादा तो उसके खुद के फेफड़े जलते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव तो उसे पड़ता है। हमने ये तो बहुत अच्छी पहल है राघव, लेकिन समस्या जो है वो हरियाणा और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की है। मैं पूछ रही हूँ कि ये जो मीटिंग की बात अभी हुई है, आपात इमरजेंसी मीटिंग की एक बात हो रही है, क्या हम लोग इसके पहले भी ये कर सकते थे कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से केंद्र सरकार को प्रस्ताव दें कि मीटिंग करनी है? यहाँ पे रगमा जी सवाल आ जाता है प्राथमिकता का। ये कोई पहली बार हमने मीटिंग की बात नहीं करी और अगर मीटिंग होती भी है तो कोई पहली बार नहीं होगी। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन एनवायरमेंट मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने एक बैठक बुलाई पड़ोसी राज्यों की कि आओ पराली पे चर्चा करते हैं। अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है, पराली का मौसम आने जा रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि एक भी पड़ोसी राज्य से एक भी पर्यावरण मंत्री उस केंद्र सरकार की बैठक में नहीं आया। केवल एक पर्यावरण मंत्री उस बैठक में जाते हैं, वो है दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के मंत्री। तो ये पड़ोसी राज्यों की प्राथमिकता है। मेरा अपना मानना है कि तमाम पर्यावरण मंत्रियों के पड़ोसी राज्यों के दिल्ली को मिलाकर सारे राज्यों के, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सबको एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए। उस कमरे के बाहर ताला लगा देना चाहिए, उस ताले की चाबी को एक समुद्र में फेंक देना चाहिए और जब तक पराली जलाने का समाधान नहीं निकलता किसी के पर्यावरण मंत्री को उस कमरे से निकलने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। दिल्ली ने एक नई पहल करी, दिल्ली ने एक समाधान दिया, दिल्ली ने वो समाधान लोगों के सामने रखा, सफल रहा। मुझे एक बात बताएं, पड़ोसी राज्य उस समाधान को क्यों नहीं अपना सकते? साधारण सा समाधान है, ज्यादा लागत भी नहीं है, उससे सारी समस्या हल हो जाएगी। यहां प्राथमिकता की और इच्छा शक्ति की बात आती है। अब प्राथमिकता और इच्छा शक्ति कांग्रेस के राज्यों में और बीजेपी के राज्यों में क्यों नहीं है, इसके बारे में वो बता पाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं। फिर एक बात और आ जाती है राघव, हमारे साथ अनिकेत भी मौजूद हैं, तमाम और लोग हैं, भावरीन कांधारी मौजूद हैं। अनिकेत, ये जो प्रदूषण है यहाँ पर, उसमें कई चीजों का हाथ होता है। इस मौसम में पराली जलना एक हो गया, दिवाली के पटाखे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत हंगामा होता है कि सिर्फ दिवाली को ही क्यों आप टारगेट कर रहे हैं। पर सवाल है कि जब हम पहले से ही एक बहुत प्रदूषित जगह में रहते हैं और पराली जलने लगती है और फिर पटाखे भी चलाए जाते हैं तो वो और बढ़ जाता है। इसमें वेहिकुलर पोल्यूशन भी है। तो ये तमाम तर्क आते हैं कि कितना हिस्सा किसका है और हम साल भर क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस मौसम में तापमान गिरेगा, पराली जलेगी, पटाखे चलेंगे, तो ये होगा। तो बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर आपको लगता है कि इन दिनों में दिल्ली एनसीआर के इलाके में काम हुआ है और हम साल भर इसको लेकर गंभीर रहते हैं क्या प्रदूषण को रोकने के लिए? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने नगमा। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, जितने भी लोग इसको रिलीजन से या फिर कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़ते,
कि हम सब एक ही हवा को ब्रीथ करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और हमें ये समझना जरूरी है कि ये केवल मेरे अपने लिए नहीं है। अगर मैं एक्टिविज्म करता हूँ तो वो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। मैं कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप या रिलीजन को टारगेट नहीं करता हूँ। और स्पेशली हमें एक और बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम जब इसी टाइम पर इन सब बातों के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, हम क्यों इसी समय कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं? इन सारी कॉन्वर्सेशन को पूरे साल करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है जी। जो इम्पैक्ट है हम लोग देख रहे हैं। आज की एम्स के डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के साथ लोगों की जो उनके मरीज है उनका इजाफा हुआ है बिल्कुल। हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केसेस बढ़े हैं जो रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो लोग कोविड से रिकवर हुए, उन तमाम लोगों को इस बार मुश्किलें ज्यादा आई हैं। बोधिसत्व हमारे साथ मौजूद है, बोधिसत्व मुखर्जी। इस दफा क्या रहा, खास करके दिवाली के मौके पर क्या पटाखे चले? क्योंकि हमने जो आसपास देखा धुआं काफी था, इतना ज्यादा लोगों से कहा गया था कि पटाखे ना चलाएं, बावजूद इसके पिछले साल के मुकाबले पटाखे ज्यादा चले। आपका क्या तजुर्बा रहा और आपको किस तरह की समस्या आई इस धुएं और धुंध से? सभी को मेरा नमस्कार। बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। इस दिवाली में जो सबसे बड़ी मेरे को समस्या आई, मैं बीमार पड़ गया दिवाली के बाद ही। मैं आई एम ए हेल्दी पर्सन थ्रू आउट द ईयर, बट मेरे को इस बार ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हुई। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था दिवाली के बाद, और फिर मेरे लंग्स में कंजेशन हो गया था। पहली बार मैं दिवाली इस टाइम पे, जबकि उतना भी विंटर नहीं है, मेरे को नेबुलाइजेशन की हेल्प लेनी पड़ी, एंटीबायोटिक्स साथ में। तो और मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ। बहुत से सीनियर सिटीजन को और तकलीफ आई, एंड लिटिल चिल्ड्रन ऑल्सो। तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है प्रदूषण की, 3 राज्यों को एक साथ होकर लड़ाई करनी पड़ेगी। ये एक राज्य इनिशिएटिव ले, दूसरा अपने तरीके से इनिशिएटिव ले, हम लोग अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं। हरियाणा, जैसा राघव भी कह रहे हैं कि जो बाकी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, वो इसको लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि मुझे याद है वो सही कह रहे हैं कि मीटिंग भी बुलाई गई थी तो उसमें लोग पहुंचे नहीं थे, पर्यावरण मंत्री पहुंचे नहीं थे। तो इसमें जो राजनीति है, सियासत है, वो भी शामिल हो जाती है। भावरीन, आप लगातार एनवायरमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर काम करती रही हैं और आप एक सदस्य हैं वॉरियर मॉम्स ग्रुप की भी। तो ये क्या ग्रुप है? आप वो COP26 के दौरान भी वहां पे मौजूद रही और मिले वहां पर आप लोगों से। तो क्या आपको समझ में आया है कि किस तरह से दिशा क्या बढ़ रही है इससे लड़ने के लिए? ये बहुत ही एक्चुअली शर्मनाक बात है कि अभी भी हम इतनी बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इस पे हम सिर्फ ब्लेम गेम ही हो रही है, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो आई रियली अप्रिशिएट। जैसे हमारे मिनिस्टर गोपाल भाई ने जिन्हें एक बारी पटाखों के ऊपर बैन किया, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था। लेकिन आगे उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो वेदर LG ने करना था या दिल्ली पुलिस ने करना है या कहाँ से पटाखे आ रहे हैं, so in every way, I'm not saying कि उन्होंने नहीं किया या उसने नहीं किया या वहां नहीं हुआ। The end result is very, very poor. कोई भी चीज हो रही है, उसका जो तोड़ रिजल्ट है वो बहुत ही खराब है, जो आपके सामने है। आज हम ये स्मॉग देख रहे हैं, पर ये सारे साल की बात है। अगर आपने देखा हमारे घर के पंखे, प्योरीफायर्स के जो अंदर फिल्टर्स हैं, वो काले हैं। ये सिर्फ हमें अभी लगता है, I'm so sorry, it's very, very windy here. एंड ये कोई मतलब हमें पूरा साल इसके लिए करना है। सारा साल हम पेड़ काटने की परमिशन देंगे, फिर हम एक फास्ट सोल्यूशन स्मॉग टावर जैसे लेकर उसके ऊपर पब्लिसिटी करेंगे। हमारी सेंटर लगी हुई है इस टाइम सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य के अंदर, दुनिया का जो सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य है, वहां पे कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। सो हर चीज ही अगर हम इस तरीके से करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, ये वही बातें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना चाहे कोई भी रीजन है, वो चैलेंजेस हैं,
मैं नहीं कह रही कि उनके पास चैलेंजेस नहीं, आम आदमी पार्टी के पास चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ तो उसमें हमें करना पड़ेगा। तो हमारे अगर बच्चों के एक चॉइस है कि उसको जहर, बच्चे को जहर कोई दे रहा है, तो आप उसको इंतजार करेंगे उसको रोकने के लिए कि आप उसमें कूदेंगे उसको कि अपने बच्चे को बचाने के लिए। जी राघव, आप इस पे जोड़ना चाहेंगे इस पे, क्योंकि जो सवाल उठा रही हैं भावरीन की, जब ऐसी सिचुएशन है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और लगे कि बच्चों को जहर दिया जा रहा है, तो क्या हम इंतजार करेंगे, इसमें सीधे कूदेंगे? जिस तरह के काम हुए हैं अभी तक, जैसा उन्होंने कहा कि अगर साल भर हम पेड़ों को काटने की इजाजत देते हैं, फिर हम बाद में स्मोक टावर्स की बात करते हैं, तो वो बहुत लोगों ने कहा है कि ये कोई कारगर नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने क्या और कदम उठाए? मैंने पढ़ा कि वाटर टैंकर्स पर क्या कारगर होंगे, वाटर टैंकर्स जो नगमा जी, हाँ। दिल्ली सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा कदम उठाए हैं और भावरीन जी बहुत समय से दिल्ली सरकार के तमाम एक्शंस को फॉलो करती हैं। वो अच्छे से बात जानती हैं कि 24 घंटे 7 दिन बिजली देने से लेकर थर्मल पावर प्लांट्स बंद करने तक, ईवी पॉलिसी लाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने से लेकर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट पे प्रतिबंध लगाने तक, इंडस्ट्री को बैड फ्यूल से गुड फ्यूल यानी कि पीएनजी में कन्वर्ट करने से लेकर, स्मॉग टावर से लेकर, वाटर स्प्रिंकलिंग से लेकर कम से कम 2 दर्जन कदम केजरीवाल सरकार ने उठाए और इसका फायदा भी देखा गया। यहां तक कि सीपीसीबी जो केंद्र सरकार की पोल्यूशन वॉचडॉग है, उसने आज से कुछ शायद पिछले साल ही आंकड़े जारी कर बताया कि दिल्ली की हवा 25% साफ हो गई। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और ये बड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है नगमा जी, कि वायु प्रदूषण कोई राज्यों की सीमाएं नहीं समझता कि भाई मैं पंजाब में या मैं हरियाणा में या यूपी में उत्पन्न हुआ तो मुझे दिल्ली जाने के लिए वीजा लगाना पड़ेगा। एक कंपाउंड प्रॉब्लम है, ये हमने इसलिए शुरू में कहा कि एनसीआर है, उसके आसपास के राज्य हैं, तमाम जगहों की प्रॉब्लम है। अब दिल्ली में मान लीजिए हमने, जैसे मैंने आपको 6-7 चीजें गिनवाई, 2 दर्जन चीजें केजरीवाल सरकार ने करी जिसका असर देखा गया, लेकिन इन सारी चीजों पे पानी फिर जाता है जब इस प्रकार की चीजें पड़ोसी राज्य इस प्रकार की लापरवाही करते हैं। पराली यार इतनी मजबूरी है कि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा, आपको बीच में काट रही हूं, लेकिन चूंकि ब्रेक लेने का समय, लौटूंगी वापस। आसिफ भामला में हमारे साथ है। क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इतना मुश्किल है कि हम प्रदूषण यहां रोक नहीं सकते? साल भर उसके ऊपर जो कदम उठाए जाते हैं उसमें कुछ ही दिनों कि इस पराली से और पटाखे से ऐसा हो जाता है हाल कि हम बिल्कुल गैस चेंबर में रहने लगते हैं। एक ब्रेक के बाद इस बहुत जरूरी चर्चा पे लौट के आएंगे हम। हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण की। दिल्ली और एनसीआर और खास करके उसके आसपास के राज्यों में जो प्रदूषण या धुंध की चादर है और जो खास तौर पे इस मौसम में और बढ़ जाती है, जो हमारे लिए खतरनाक साबित होती है, उससे हम कैसे जूझें? क्या सिर्फ इस मौसम में इस पर चर्चा कर लेना काफी है या इमरजेंसी कदम उठाना काफी है? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, खास पैनल है यहाँ पर, और मैंने अब तक चर्चा नहीं की है पर्यावरणविद आसिफ भामला से। आसिफ, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो कदम उठाए जाते हैं इस मौसम में, या क्या ये इतनी बड़ी समस्या है जिससे हम निपट नहीं पा रहे? ये इतना कुछ उलझा हुआ मामला है कि अब तक वहीं का वहीं, हम हर साल इस मौसम में चर्चा जरूर करते हैं, कुछ कदम उठाए जाते हैं, पर आप देखिए किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या स्थिति है, हैजर्डस कैटेगरी में, सीवियर कैटेगरी में फौरन चला जाता है। नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि हमारी संस्था जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर बहुत काम कर रही है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये सब जानते हैं कि पिछले सप्ताह जो है COP26 जो ग्लासगो में हुआ, जिसमें 120 देशों का समावेश था, जिसमें आदरणीय पंत प्रधान जी ने भी वहाँ एक धोरण लिया कि भाई हमें जो है वायु प्रदूषण को जो है 33% से 35% कम करना है बाय द ईयर 2030 तक के। और ये कार्बन एमिशंस जो है ये कितने हानिकारक हैं ये जग जाहिर है। लेकिन क्या इसकी चर्चा हमें इसी मौसम में शुरू करनी चाहिए? इसके लिए चूंकि ये एक धोरण दिया गया पूरे विश्व के सामने, शायद हमारा कंसर्न इसके प्रति मुझे लगता है और बढ़ जाता है और हमारी जिम्मेवारी यहाँ से और बढ़ जाती है। गोइंग फर्दर मेरा यही कहना है, मैं सुन रहा था अन्य दूसरे प्रवक्ताओं से भी कि सरकारें ये कर रही है, सरकारें ये नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है केंद्र को इसमें इन्वॉल्व होकर इन तमाम 3 राज्यों, क्योंकि तीनों राज्य में जो पराली जलती है इसका सीधा
इम्पैक्ट जो है दिल्ली राज्य पर होता है, ये तो तय बात है। मैं समझता हूँ इसमें इस बात से शायद राघव चड्ढा भी एग्री करेंगे। दूसरी बात मेरा यही कहना है कि हम ये जानते हैं कि हर साल मुसलसल जो है वायु प्रदूषण के कारण जो है कितना लोगों में हानि है, चाहे वो सर दर्द ले या सांस लेने में तकलीफ है। मैं खुद ही देख रहा था शुरुआत में जो है अस्थमा, स्पेशली जिनको लंग्स प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को है। तो दिल्ली का अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि अगले सप्ताह तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जो एक बहुत ही चिंताजनक है, जो मुझे लगता है 436 का अनुमान है। और सेफर जो एक एजेंसी जिन्होंने अभी अनुमान बताया है कि एयर क्वालिटी रिसर्च इस वक्त में 8 मैं पूरा मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि ये तो हम लोग जान रहे हैं जो आंकड़े हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो जैसे अभी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग हो बाकी राज्यों की, केंद्र सरकार को, सरकारों को किस तरह की पहल, अब तो देर हो ही चुकी है, हम तो प्रदूषण झेल रहे हैं, क्या पहल लेनी चाहिए? इसमें जैसे राघव ने भी कहा, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इसमें केवल दिल्ली अकेला इसमें एक भूमिका अदा करने जाएगा तो शायद इसका निवारण नहीं होगा। मैं कह रही हूं तमाम राज्यों को मिलकर और केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए इसमें। तो उसमें केंद्र सरकार को पहल करते हुए इसका एक निवारण करना बहुत जरूरी है। क्यों कि अभी हमने पूरे विश्व के सामने एक हमें सिर्फ इसे तो ये जो विश्व के सामने हमने लक्ष्य रख लिया है उसकी उस पे दिख रहा है आपको कुछ की काम हो रहा है भावरीन? आपको लगता है कि अचीवेबल है ये जिस तरह की हम चीजें कर रहे हैं, या क्या ऐसे उठाए जा रहे हैं यहाँ से? बेसिकली हम जो कर रहे हैं ना वो सब बिल्कुल ही एडहॉक मेजर्स होते हैं जो बाद में आके हम अजीब चीजें करते हैं, या हमारे जैसे मैंने आपको पहले बोला स्मोक टावर जैसे अजीब चीजें जिनका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब स्टबल बर्निंग में बहुत बड़ी चीज है पॉलिसी। आफ्टर ऑल पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स होते किस लिए हैं? ये अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए। जो 1960 में जो चीज बनी है वो जरूरी नहीं है कि आज वो लागू है। अब इतनी तो हम लोग भी, हमारे जैसे एवरेज लोग भी पढ़कर समझ गए हैं कि जो बीटी सीड्स यूज हो रहे हैं वो बदलने चाहिए या क्रॉप बदलनी चाहिए। उसके लिए राघव ने बोला स्टेट एंड द सेंटर हैज टू कम टुगेदर। उनको इकट्ठे आके ये डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। उसके लिए से अब जैसे एक एग्जांपल है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे स्टडीज करते हैं जो हम पढ़ते हैं जिससे हमें भी समझ आती है। अब जैसे आपके दिल्ली मिड डे मील्स है, उसके अंदर अगर आप ये जितने भी हमारे लोकल मिलेट्स है उसकी डिमांड बढ़ाइए, वो लाइए ताकि ना हम बासमती को छोड़ सकें। फार्मर्स अपने आप मिलेट्स बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि अगर हम छोटी-छोटी चीजें हैं। जी बिल्कुल, ये बात हुई है कि इतना ज्यादा राइस कल्टीवेशन जिसकी वजह से पराली जो है वो जलाई जाती है, क्यों नहीं हम क्रॉप कल्टीवेशन पैटर्न बदलते हैं? राघव, अब मैं ब्रेक लूं उससे पहले आपके पास कि किस तरह की समस्या आती है बाकी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करने में, और क्या दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान इस पर क्या सोच रही है? राघव, आप शायद म्यूट पे हैं। समस्या ये आती है नगमा जी कि बाकी राज्यों में शायद उनकी प्राथमिकता वायु प्रदूषण है ही नहीं, वो और मसलों से जूझ रहे हैं, तो वो अन्य मसलों में फंसे रहते हैं। उनके लिए वायु प्रदूषण कोई विषय ही नहीं है। इसीलिए देखा जाता है कि सारा टीकरा दिल्ली के सर पे फोड़ा जाता है, क्योंकि हम इस बात को एक मुद्दा बनाते हैं, हम इसे मुद्दा मानते हैं और हम मानते हैं कि हम सबकी सेहत खराब हो रही है। जो एक अभी भावरीन जी ने बात करी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपको दो चीजें बड़ी जरूरी बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि पराली जलने का सबसे बड़ा समाधान तो अगर आप एक पॉलिसी स्तर पे रिफॉर्म लाएं जिसमें हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। यहां तक कि कई किसान आकर जब हम पंजाब का दौरा करते हैं, मैं पार्टी का पंजाब इंचार्ज हूं, जाते हैं, वो कहते हैं कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, इसमें लागत ज्यादा है, कमाई कम है, हम तो दूसरी क्रॉप्स उगाना चाहते हैं। लेकिन कुछ कानूनी दावपेच ऐसे हैं, कई कानून ऐसे बने कि किसानों के सर पे थोपा भी गया। दूसरी चीज, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब सूबे की मैं बात करता हूं, पंजाब के अंदर कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर पराली खरीद कर किसान से उस पराली को कोयले में तब्दील किया जाता है और फिर वो एनटीपीसी खरीदता भी है। यानी कि पराली कोई खराब चीज नहीं है। अगर राज्य की सरकार एक नीति बनाए कि सारी किसान की पराली को खरीद कर कोयले में तब्दील करा जाएगा तो रेवेन्यू आएगा, नौकरियां बनानी होगी, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मिलकर नीति बनानी होगी कि इसमें इतनी देर क्यों, क्योंकि अब एनवायरमेंट के लिए फायदेमंद है। अगर आप विश्व के सामने एक टारगेट रखते हैं तो उसके अचीव करने के लिए क्या तरीके हैं? हम डॉक्टर जोयिता बसु अब तक बात नहीं कर पाए हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो लोगों के हेल्थ पर है। एक ब्रेक के बाद मैं लौटती हूं और डॉक्टर जोयिता बसु हमारे साथ जुड़ी है, निदेशक है डॉक्टर्स हब की।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण की, प्रदूषण की और उससे जूझ रहे हम तमाम लोग जिनकी सेहत पे इसका असर पड़ रहा है। जोईता बसु हमारे साथ मौजूद है, निदेशक हैं डॉक्टर्स हब की। जोईता, ये एक स्टडी है WHO की भी और मैंने पढ़ा कई जगहों पर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है और दिल्ली और मुंबई या इस तरह के पोल्यूटेड शहरों में अगर हवा साफ हो जाए तो लोगों की उम्र बढ़ जाए। किस तरह का असर लोगों के लंग्स पे, लोगों की सेहत पे दिख रहा है? यहाँ पे हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और बिकॉज जो AQI बढ़ता है, इसके वजह से जो पहले तो एल्डरली में जो ऑलरेडी उनके लंग्स इतने अच्छे नहीं होते, उनको COPD होता है, उनको एस्थमा होता है, ये सारे डिजीजेस बहुत जल्दी एग्रेवेट हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनको नहीं भी होता, जैसे मिस्टर मुखर्जी है, वो फर्स्ट टाइम होता है, सो नेक्स्ट ईयर दोबारा ये सारा सिस्टम होगा, फिर उनको हो जाएगा, देन उनका भी लंग फंक्शन धीरे धीरे एज इयर्स गो बाय कम हो जाता है। तो हम देखते हैं ये काफी स्ट्रेस देता है लंग्स के ऊपर और आगे जाके लंग्स का फंक्शन कम हो जाता है, लंग की एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है एंड आगे जाके कैन ऑल्सो कॉज लंग कैंसर। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करता है। हमने ये भी देखा है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनके बच्चे भी जब जो बच्चे होते हैं उनके वो प्री टर्म डिलीवरी होते हैं, उनके लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, वो जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस कैच होते हैं छोटे ही एज में, उनको भी लंग के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वो बाहर खेलते हैं, बच्चे ज्यादा बाहर खेलते हैं कंपेयर टू अडल्ट्स, वो एक्सपोज होते हैं इस पोल्यूटेंट्स को, तो उनका भी लंग फंक्शन कम हो जाता है और आगे जाके इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इफ वी क्लियर द एयर, डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेफिनेटली बेटर हो जाएगा। जी राघव, मैं आखिरी आपसे क्योंकि सरकार में आप हैं, आप लोगों की सरकार है दिल्ली में और आसपास के इलाकों में, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम जो सिर्फ दिल्ली की नहीं है और इसके ऊपर काम सबको करना पड़ेगा। इस साल आने वाले दिनों में ये तो अभी बना रहेगा, भले ही थोड़ी बहुत हवा जो है वो तेज चले तो प्रदूषण थोड़ा छटे, थोड़ी धूप निकलेगी तो प्रदूषण कम होगा, पर समस्या जाड़े के मौसम में बढ़ती है। क्या क्या कदम इस दौरान जो इमरजेंसी प्लान है वो अभी लागू करेगी सरकार इससे निपटने के लिए? देखिए, कई स्तर के इमरजेंसी प्लान्स होते हैं और उसमें अंतिम स्तर होता है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो दिल्ली सरकार ने, NGT ने, सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम उनके निर्देशों के अनुसार बनाया गया है, जिसके अंदर आपातकालीन मेजर्स को अपनाया जाता है, जिसके अंदर कंप्लीट बैन ऑन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट से लेकर ऑड इवन जैसी स्कीम्स के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें एक इमरजेंसी मेजर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मौका और वो दौर ऐसा ना आए कि हमें वो मजबूरन इस प्रकार के आपातकालीन कदम उठाने पड़े। कई कदम दिल्ली सरकार ने अभी भी उठाए हैं और जिनके बारे में मैंने रोका गया है कुछ वायलेशन के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं आज ही की जैसे बात करूं, आज ही कई जगह हमारी जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है उसने कई जगह चालान किए जहां कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स के अनुसार नहीं हो रहा था। कई जगहें हैं जहां पर इस प्रकार की इन्फोर्समेंट्स भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी ने पटाखों का जिक्र किया, अगर मास वायलेशन होगा तो इन्फोर्समेंट मशीनरी भी कहीं ना कहीं घुटने टेक देती है। जैसे पटाखों की बात हुई, इस बार मास वायलेशन हुआ है क्योंकि आवाजें बहुत आई, क्या पुलिस एनफोर्स कर पा रही थी इस बार? देखिए पुलिस जो हमारे अधीन नहीं है, पुलिस हमारे अंडर नहीं भी आती है, लेकिन हम सहयोग करते हैं उनका और उनको इन्फोर्स करना चाहिए था। मुझे लगता है पुलिस की भी कुछ बंदिशें, अगर मास वायलेशन होगा तो पुलिस भी एक स्तर तक ही उसे कहीं ना कहीं काबू कर पाएगी। अब आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके सांसद खुले आम कहते हैं कि पटाखे जलाने चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रोत्साहन की वजह से इस बार वायलेशन हुआ है? अगर इस प्रकार का प्रोत्साहन कोई बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता नहीं बल्कि चुने हुए सांसद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में ये बात तो आएगी। और हम तो दिवाली को एक ऐसा त्योहार समझते थे जिसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन होता है, प्रभु श्री राम घर पधारते हैं, लोग मिठाई खाते हैं, अपनों से मिलते हैं। ये लोग पटाखे जलाने का प्रोत्साहन देके इस पे भी राजनीति करते हैं, धर्म के परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करना चाहिए जो जिम्मेदार होने चाहिए, जिनको जिम्मेदार पद लोगों ने चुनकर दिया, लेकिन वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना चीजें करते हैं और लोगों को प्रोत्साहन कर देते हैं पटाखे जलाने का। ये तो ठीक नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए। है हवा सबके लिए है, सांस सबको लेना है और सबकी जिम्मेदारी है, ये समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण की, क्योंकि इस समय हम फिर से उस महीने में आ गए हैं जब प्रदूषण अपनी चरम पे रहता है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में भी, जैसे कि आगरा जैसे राज्य, क्योंकि दिवाली भी आती है, पटाखे भी चलते हैं, और आसपास के राज्यों में पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे पराली जलने का मौसम आ जाता है और इसका असर दिल्ली और एनसीआर में देखा जा रहा है, जहां स्मॉग की चादर बिछी हुई है और लोगों की तकलीफें बढ़ जाती हैं, सांस लेने की समस्या आने लगती है लोगों में, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या कदम सरकार उठाएगी जो सिर्फ इस मौसम में न लिया जाए बल्कि साल भर इसके ऊपर काम हो। इस समय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने, गोपाल राय ने, चिट्ठी लिखी है केंद्र को और ये मांग की है कि पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग कराए जाए, जिसके बाद ये कदम उठाए जाए कि मिलकर राज्य क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। इस वक्त इतना ही। नमस्कार।